जॉन हैडनबर्ग जो जर्मनी का सदर था और पहली जंग अजीम में फौज का सरबराह भी रह चुका था, जर्मन उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन जॉन हैडनबर्ग हिटलर को अच्छा नहीं समझता था, वो उसे पसंद नहीं करता था। 1936 में इलेक्शन में जॉन हैडनबर्ग के मुखालिफ खड़ा हुआ हिटलर ने 36% वोट भी हासिल किए, लेकिन इलेक्शन में जीता जॉन हैडनबर्ग। जुलाई 1932 में फिर इलेक्शन हुआ तो हिटलर की पार्टी में नाजियों ने 230 सीटें जीत ली, लेकिन सदर जॉन हैडनबर्ग हिटलर को चांसलर बने देखना नहीं चाहता था। उसे ये खौफ था कि अगर हिटलर चांसलर बन गया तो वो एक डिक्टेटर बन जाएगा और खुल्लम खुल्ला हर मामले में मुदाखलत करेगा। उस वक्त का चांसलर फ्रांस वाल्ड हैपन था। जुलाई 1932 में फिर इलेक्शन हुआ तो हिटलर की पार्टी ने यानी नाजियों ने 230 सीटें हासिल कर ली, लेकिन सदर जॉन हैडन ने हिटलर को चांसलर नहीं बनाया। उसकी वजह यह थी कि वो उसे चांसलर बना देखना नहीं चाहता था कि वो खुल्लम खुल्ला एक डिक्टेटर बन जाएगा। उस वक्त जो चांसलर था वो फ्रांस वाल्ड पैपन था। पैपन अब ये सोचने लगा था कि हिटलर को चांसलर बना देना चाहिए। सदर का ये ख्याल था कि हिटलर चांसलर नहीं बन सकता, इसलिए उसे चांसलर या वजीर आजम नहीं बनाया जाएगा। पैपन और सदर ने मुशावरत की। आखिरकार ये फैसला हुआ कि हिटलर को चांसलर बना दिया जाए, लेकिन पैपन को वाइस चांसलर बनना होगा ताकि वो हिटलर की पॉलिसियों को कंट्रोल कर सके। इसी फार्मूले के तहत 1933 में हिटलर को चांसलर बना दिया गया। 1934 में हैडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर जर्मनी का सदर बन गया और फौज का कमांडर भी। इतने ज्यादा इख्तियारात होने की वजह से हिटलर मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो गया। अब वो चांसलर भी था, सदर भी था और फौज का कमांडर इन चीफ भी था। अब न उसे किसी इलेक्शन या पार्लियामेंट की जरूरत थी। हिटलर के हुक्म पर तमाम अदालतों के जजों को और दीगर अदारों के सरबराहों को जबरन हिटलर से वफादारी का हल्फ उठाना पड़ता था। हिटलर के रास्ते में जो भी मुखालिफ आया उसे कत्ल करा दिया जाता था। मुख्तसरन ये कि हिटलर भी जर्मनी के तमाम बड़े ओहदे संभाल चुका था। उसके पास तमाम इख्तियारात आ चुके थे। जर्मनी काफी हद तक मुस्तहकम हो चुका था। इसका फायदा उसने अकेले नहीं उठाया, बल्कि तमाम आम शहरियों, किसानों, मजदूरों को भी बहुत सी मरात से नवाजा। तमाम जर्मन हिटलर को अपना मसीहा समझने लगे। 1 सितंबर 1939 को अचानक जर्मनी ने पोलैंड पर जमीनी और फजाई हमला किया।
और मुख्तसर लड़ाई के बाद फतह याब हुआ। इसके बाद हिटलर ने अपनी और जापान के साथ इत्तेहाद कर लिया, यानी इटली और जापान के साथ इत्तेहाद करने के बाद वो और मजबूत हो गया। हिटलर ने जर्मनी और रूस पर भी चढ़ाई की और इसी तरह दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ। इनमें दूसरे मुल्कों की अफवाज ने भी शमूलियत की और इस तरह बरतानिया भी इसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। फिर हर तरफ बारूद, गोलाबारी और लाशों के अंबार नजर आने लगे। हिटलर रशिया को फतह करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन 6 जून 1944 को इत्तेहादियों ने और उनमें शामिल तमाम फौजों ने वहां तारीख का सबसे बड़ा फौजी ऑपरेशन किया। हिटलर पेशकदमी करते करते स्टालिनग्राड तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ रूसियों को मौत तक लड़ने का हुक्म दिया गया। वो हर हालत में हिटलर को खत्म करना चाहते थे। हिटलर जैसे तैसे वहां से गिरफ्तारी के खौफ से फरार हुआ और बर्लिन वापस लौट आया और जमीन के 50 फुट गहरे बंकर में पनाह ली। ये हिटलर की जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। बंकर में उसके करीबी साथियों ने भी पनाह ले रखी थी, जो हिटलर को चाहते थे और उसे बहुत वफादार थे। बाकी लोगों के अलावा बंकर में हिटलर का पुराना बावर्ची, उसकी कुतिया ब्लॉन्डी और उसके 5 पिल्ले, जिनसे हिटलर को बहुत मोहब्बत थी और वो अक्सर उन्हें टहलाने के लिए कौंसलरी की छत या बागीचे में ले जाया करता था, वरना वो बंकर से बाहर नहीं निकलता था। दोस्तों, इस दौरान कुछ मैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताता चलूं। जब हिटलर को सियासी तौर पर नाकामियों का सामना करना पड़ा और एक सदमे के बाद दूसरा सदमा उठाना पड़ा, इसी दौरान उसे एक जज्बाती सदमा भी उठाना पड़ा। उसकी महबूबा कैली ने खुदकुशी कर ली। कैली उसकी सौतेली बहन की बेटी थी। कई हफ्तों तक कैली की खुदकुशी के सदमे से दो चार हिटलर परेशानी के आलम में फिरता रहा, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद एक दुकान में काम करने वाली लड़की एवा ब्राउन, जिससे हिटलर को इश्क हो गया। एवा ब्राउन के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत खुश लिबास भी थी और जिम्नास्टिक की प्लेयर भी थी। उन दोनों की मोहब्बत परवान तो चढ़ी, लेकिन ये सब लोगों से पोशीदा थी। हिटलर ने किसी को इसके बारे में नहीं बताया, चंद करीबी दोस्तों के अलावा। एवा ब्राउन आखिरी वक्त तक हिटलर के साथ रही, उसी बंकर में। हिटलर ये फैसला कर चुका था कि वो मर जाएगा लेकिन बर्लिन नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने अपने सब साथियों को इकट्ठा किया और सब साथियों के अलावा एवा ब्राउन को भी ये कहा कि अगर वो बर्लिन छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो इसकी उन्हें इजाज़त देता है, वो खुशी से बर्लिन को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले एवा ब्राउन ने ही कहा कि वो बर्लिन नहीं छोड़ेगी और आखिरी दम तक उसका साथ देगी। 27 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद से कुछ फैसलों का इरादा किया। उसने साइनाइड, जो एक जहरीली दवा थी, उसे मंगवाया बंकर में
और अपना पहला तजुर्बा उसने किसी और पर नहीं, अपनी प्यारी कुतिया जिसे वो बहुत चाहता था उस ब्लाउंडी पर साइनाइड का तजुर्बा किया। ये मंजर वो खुद तो देख नहीं पाता था या वो नहीं चाहता था ये मंजर देखना, तो उसने ये काम अपने कुछ गार्ड्स के हवाले किया और जल्द ही उसके गार्ड ने उन्हें रिपोर्ट किया कि ब्लाउंडी को मरने में सिर्फ चंद सेकंड लगी। फिर इसके बाद उसके जो 5 पिल्ले थे उनको भी बारी बारी गोली का निशाना बनाया गया और इनको एक बॉक्स में डालकर चांसलरी के बागीचे में दफन कर दिया गया। फिर अचानक अगले दिन हिटलर ने शादी का फैसला किया। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इस गोलाबारी और मौत की वादी में जब मौत को बहुत करीब से सब लोग देख रहे थे तो हिटलर ने ये फैसला क्यों किया। फिर भी हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का फैसला किया गया। पार्टी का एहतमाम किया गया। शादी में उसके करीबी जर्नलों और चंद दोस्तों के अलावा उसका बावर्ची भी शामिल हुआ। सबने खुशी में जाम उठाए। रात हिटलर और इवा ने बंकर से मुल्हिक एक कमरे में गुजारी। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर और एवा ब्राउन ने शादी कर ली। अगले ही दिन हिटलर परेशानी के आलम में टहल रहा था और बाकी उसके दोस्त जर्नल भी परेशान थे कि हिटलर को क्या हो गया कि रात तक तो वो बहुत खुश था। न जाने उसने अपने जहन में क्या फैसला किया था, ये किसी पे अभी तक जाहिर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद हिटलर और एवा ब्राउन अच्छी तरह तैयार हुए, बनाव श्रृंगार किया। एवा ब्राउन ने गहरे नीले रंग का लिबास पहना, इटालियन शूज थे और कलाई पर हीरों से जड़ी घड़ी बंधी हुई थी। कुछ देर के बाद दोनों बंकर के साथ कमरे में चले गए। हिटलर के बंकर में टेलीफोन ऑपरेटर थी। कुछ सालों पहले उन्होंने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा था कि अचानक मैंने सुना कि कोई हिटलर के अटेंडेंट से चिल्ला कर कह रहा था कि हिटलर नहीं रहे। शायद उन्होंने गोली की आवाज सुनी, लेकिन मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसी वक्त हिटलर के सिपाहियों ने सबको चुप होने के लिए कहा। हर कोई फुसफुसा के बात कर रहा था। तब जनरल ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। मैंने देखा हिटलर का सर मेज पर ढलका हुआ था और ईवा ब्राउन सोफे पर लेटी थी, लेकिन उसके घुटने सीने की तरफ मुड़े हुए थे। शायद वो मरते वक्त तकलीफ के एहसास से ऐसा हुआ होगा। फिर इसके बाद लिंगे ने हिटलर की लाश को कंबल में लपेटा और उसको उठाकर बंकर के इमरजेंसी दरवाजे से लेकर चांसलरी के बागीचे में आ गया। बाहर लाकर उनके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। इस मंजर को हिटलर के अच्छे दिनों के सभी साथियों ने बंकर के इमरजेंसी दरवाजे से देखा। जब उनके जिस्म को आग लगाई तो सभी ने हाथ उठाकर हेल हिटलर कहा और वापस बंकर में लौट गए। हवा चूंकि बहुत तेज चल रही थी, जब हवा थोड़ी सी थमी तो उन पर और पेट्रोल डाला गया। 2-2.5 घंटे शोले उठते रहे और आखिरकार
हिटलर और ईवा ब्राउन की लाशें राख में तब्दील हो गई। रॉबर्ट पेन अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडॉल्फ हिटलर में ये इंकिशाफ भी करते हैं कि हिटलर ने अपने एक कमांडर साथी को ये वसीयत की थी कि वो रशियन फौज के हाथ नहीं आएगा और बर्लिन छोड़कर भी वो नहीं जाना चाहता। अगर वो मर जाता है तो उसकी लाश को और इवा ब्राउन की लाश को जला दिया जाए और राख में तब्दील कर दिया जाए और उसकी कोई बाकियात इत्तेहादी या रशियन फौज के हाथ लगनी नहीं चाहिए। लिहाजा उसके जो बचे कुची राख थी उन्होंने एहतरामन यादबन उसको चांसलरी के बागीचे में ही दफना दिया, जहां उनकी प्यारी कुतिया ब्लॉन्डी और उसके 5 बच्चे जिनको जहर दे दिया गया था दफन किया था, उसके साथ ही उन्हें उस राख को भी दफना दिया गया। बाद में रशियन फौज जब उस बंकर तक पहुंच गई तो उन्होंने कुछ अरसे के बाद खुदाई की तो सवाए राख के उनके हाथ कुछ नहीं आया, सिर्फ एक डेंटल ब्रिज उन्हें मिला, जिसके बाद में बहुत बाद में तस्दीक हुई कि वो ब्रिज हिटलर का ही था। इस तरह दोस्तों ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है, लेकिन मुझे हिटलर का जो वो अक्सर कहा करते थे कॉल कोट या असूल कह लें, हिटलर कहा करता था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। Until next video, Allah Hafiz.